एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इससे पहले की वीडियोस में हमने लिंग्विस्टिक स्किल्स और उनकी जो भी 4 स्किल्स थे आगे सब डिवाइडेड वो हमने डिस्कस की थी। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ अभी जाकर पहले वो वीडियोस को देखिए, क्योंकि वो जो स्किल्स मैंने आपको करवाई थी वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिट सेकेंड के अकॉर्डिंग। और कोई ना कोई 2 स्किल्स आती ही आती हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने आपको पहले वो वीडियोस वो अपलोड की थी ताकि आपके एटलीस्ट 1 यूनिट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम देखेंगे फर्स्ट यूनिट में जो है आपका लैंग्वेज इज़ ए रूल गवर्न सिस्टम। भाषा एक नियमबद्ध प्रणाली है। और हाँ जी गाइज, ठंड बहुत पड़ रही है तो आप सब लोग अपना ध्यान रखिएगा, सेफ रहिएगा। चलिए हम करते हैं अपना स्टार्ट करते हैं मीनिंग से स्टार्ट करते हैं हम। मीनिंग एंड नेचर ऑफ लैंग्वेज क्या है, भाषा का अर्थ एवं प्रकृति क्या है। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से उत्पन्न हुआ है। इसका प्रयोग व्यक्त वाणी के लिए किया गया है, मतलब कि हम अपने भावों को व्यक्त करते हैं। ठीक है, भाषा के अकॉर्डिंगली, ठीक है, भाषा के अनुसार, भाषा के द्वारा। अतः शाब्दिक अर्थ है व्यक्त वाणी में कुछ कहना। देखिए जो मैंने ये बीच में छोड़ा हुआ है पॉइंट, मतलब देखिए जो मैंने आपके लिए छोड़ी हुई है ना लाइन, अतः शाब्दिक उत्पत्ति के आधार पर भाषा का अर्थ है व्यक्त वाणी में कुछ कहना। चाहे आप ऐसे लिख सकते हैं, पर मुझे ये है कि आप थोड़ा इजी वे में अगर याद करते हैं तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। और याद के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैंने ऐसा किया हुआ है। ठीक है, अतः शाब्दिक अर्थ है व्यक्त वाणी में कुछ कहना। मनुष्य 26 अवयवों के माध्यम से अपनी वाणी को व्यक्त करता है। वास्तव में सुव्यवस्थित ध्वनि संकेतों का नाम ही भाषा है। भाषा शब्द को संकुचित एवं व्यापक 2 अर्थों में प्रयोग किया जाता है। संकुचित अर्थ में भाषा संप्रेषण का माध्यम है, जिससे माता अपने बालक से जिस भाषा में बात करती है, बालक उसी भाषा को अनुकरण द्वारा सीख जाता है। अनुकरण का वर्ड मैंने आपको बहुत बार बताया है प्रीवियस वीडियोस में, इमिटेशन। और ये वाला वर्ड मुझे लगता है आपकी इस पूरी बुक में हर एक टॉपिक के अंदर ही रिपीट होगा। ठीक है, तो आई होप अगर आपने मेरी वीडियोस को, पहले वाली वीडियोस को देखा है तो ठीक है, अच्छी बात है, फिर तो आपको डेफिनेटली पता ही होगा। ठीक है, कि क्या है। और बाकी हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया है तो इसलिए मैं आपको रिपीट करवा देती हूँ कि अनुकरण का मीनिंग क्या है। अनुकरण का मतलब होता है इमिटेशन, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं अनुकरण को इमिटेशन। इमिटेशन का मीनिंग होता है कि जो बात हमारे सामने बोली जा रही है उसी को पीछे पीछे रिपीट करना। ठीक है, जैसे टीचर है क्लास के अंदर कोई चीज़ पढ़ा रही है, ठीक है, तो छोटे बच्चे क्या करते हैं, उस चीज़ को रिपीट करते हैं, उस जो स्टोरी होती है उसको रिपीट करते हैं। सिमिलरली जैसे पेरेंट्स की बात को बच्चा रिपीट करता है तो वही चीज़ है, वही उससे कोई क्या बोला गया है, संकुचित। और व्यापक, जिससे हम मातृभाषा कहते हैं, यानी हम अपनी मातृभाषा के अंदर ही कुछ भी बोलते रहते हैं ना, बड़बड़ करते रहते हैं। छोटे बच्चों की आदत होती है कि अपनी जो भी उनकी मदर टंग होती है, चाहे इंग्लिश है चाहे हिंदी है, ठीक है, तो वो क्या बोलते, वो अपनी मदर टंग के अंदर ही कुछ भी पीछे पीछे बोलते रहते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली मतलब पेरेंट्स, नॉर्मली हम देखते हैं कि पेरेंट्स जो होते हैं वो मदर टंग में ही बोलते हैं। ठीक है, बच्चों के साथ ऐसा तो नहीं है कोई अदर लैंग्वेज में बात करते हैं, तो इसलिए बच्चा भी क्या करता है, अपनी मदर टंग के अंदर कुछ भी बड़बड़ बड़बड़ लगा रहता है। ठीक है, परंतु व्यापक अर्थ में बालक के सामाजिक परिवेश से संबंधित विशेष में संबंधित क्षेत्र विशेष में प्रयुक्त मौखिक एवं लिखित रूप में भाषा विशेष को ही बालक की मातृभाषा का दर्जा दिया जा सकता है। मतलब कि जो भी वो बोलता है, जो भी वो लिखता है, उसी को ही बालक की मातृभाषा कहा जाएगा। ठीक है, नेचर क्या है, भाषा की प्रकृति क्या है। भाषा अर्जित संपत्ति है, पैतृक नहीं है। लैंग्वेज इज एन अर्नड प्रॉपर्टी नॉट एक्वायर्ड। कोई भी व्यक्ति जन्म से ही भाषा सीख कर नहीं आता, ये तो आपको भी पता है कि हम जब पैदा होते हैं तभी तो ये तो नहीं है ना कि हम पेट में ही सब कुछ सीख जाते हैं। आने के बाद हम अपने आसपास के सराउंडिंग्स के अंदर जैसा एनवायरनमेंट होता है, वैसे जैसा देखते हैं हम, वैसे ही भाषा सीखते हैं। ठीक है, अगर बच्चा मान लो इंग्लिश फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है, इंग्लिश है उसके मदर टंग, लेकिन अगर उसका जो पालन पोषण है अगर उसका वहाँ नहीं हुआ है तो वो वैसा नहीं होगा। ठीक है, उसका बिहेवियर, उसकी जो हेरिडिटी का भी फ़र्क पड़ता है। ऐसा नहीं कह रही मैं हेरिडिटी का नहीं पड़ता, लेकिन उसके कंपैरिजन में एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। क्योंकि आसपास जो बच्चा होता है जैसा देखता है, जैसे भाषा को देखता है, जैसे भाषा को सुनता है, ठीक है, तो वैसे ही भाषा को वो गेन करता है, एक्वायर करता है। ठीक है,
कोई भी व्यक्ति जन्म से भाषा सीख कर नहीं होता, अपितु जिस वातावरण में समाज में वह रहता है उसी परिवेश के अनुसार भाषा को वह सीख जाता है। यदि एक खानाबदोश बालक का पालन पोषण एक सभ्य परिवार में हो तो वह सभ्य परिवार की भाषा ही सीखेगा, न कि पैतृक। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भाषा अर्जित संपत्ति है, न कि पैतृक। जैसा मैंने अभी आपको बताया एग्जाम्पल देके इंग्लिश फैमिली का, वैसे आप इसमें कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि अपने खानाबदोश बालक का पालन पोषण मतलब परिवेश जो भी है वो इस परिवार में हो तो आप वहीं के रह के, ठीक है, वो तो आपके ऊपर डिपेंडेंट है पूरी तरह से। ये वाला एग्जाम्पल भी दे सकते हैं यदि मैंने पहले एग्जाम्पल ऐसे ही रीड नहीं किया, क्योंकि मैंने आपको पहले एक एग्जाम्पल बता दिया था, इसलिए मैंने ये वाले एग्जाम्पल को अच्छे से रीड नहीं किया। बट ये वाला एग्जाम्पल बिल्कुल ही ईजी है, मतलब आपको इसमें कुछ देखने की भी ज़रूरत नहीं। यदि एक खानाबदोश बालक का पालन पोषण, यानी कि एक अमीर घर का कोई बच्चा है, ठीक है, उसका पालन पोषण एक सभ्य परिवार में होता है तो वो वहीं की भाषा सीखेगा, ठीक है, वहीं की जो भी रूल्स हैं वहीं के सीखेगा, ठीक है, उन्हीं को ही फॉलो करेगा, ना कि कोई पैतृक पर मतलब उसके अंदर क्या होगा कि कोई पैतृक संपत्ति नहीं है। भाषा जो होती है वो क्या होती है, अर्जित संपत्ति होती है, मतलब कि भाषा को हम अर्जित करते हैं, एक्वायर करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमारी कोई जन्मजात होती है या हमें कोई अपने पूर्वजों से मिली हुई होती है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। भाषा एक मौखिक साधन है, लैंग्वेज इज ए वर्बल मीडियम। भाषा का उद्गम मौखिक ध्वनि समूह के माध्यम से हुआ है। इसका प्रयोग वो सबसे पहले बोलकर ही किया जाता था, अतः भाषा की मूल प्रवृत्ति मौखिक ही है। इसका लिखित स्वरूप बहुत समय के बाद अस्तित्व में आया, लेकिन भाषा का लिखित रूप इसके अधूरेपन को दूर कर इसे पूर्ण बनाता है। मतलब कि पहले तो क्या होता था, सिर्फ भाषा बोली जाती थी, ठीक है, बोल के ही हम अपनी विचारों का आदान प्रदान करते थे, लेकिन इसका जो लिखित रूप है ना वो बहुत टाइम के बाद आया लिखित रूप, ठीक है, बहुत टाइम के बाद, क्योंकि पहले तो सिर्फ बोली ही जाती थी भाषा, और जो लिखित रूप है वो इसके अधूरापन जो था पहली भाषा को लेके उसको पूर्ण करता है, ठीक है। भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि अनुकरण जो शब्द है वो बहुत मतलब मैंने अभी 2-4 वीडियोज़ अपलोड किया और हर एक वीडियो के अंदर ये वाला वर्ड आपको देखने को मिलेगा। तो इस वर्ड को अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिफाइन किया है। भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है, मतलब कि भाषा जो होती है वो बालक में जन्मजात भाषा को सीखने की प्रवृत्ति होती है। मतलब कि बच्चा जो होता है ऐसा तो नहीं है ना उसको भाषा सीखने के लिए पहले स्कूल में भेजा जाता है, क्योंकि वो मातृभाषा जो होता है वो तो घर पे रह के भी सीख सकता है, ठीक है। मातृभाषा के अंदर ही शुरू में बच्चा 2-3 साल, जब तक बच्चा स्कूल में जाना नहीं शुरू कर देता तब तक वह अपनी मातृभाषा के अंदर ही बोलता है, आदान प्रदान करता है अपने विचारों का, ठीक है। तो बालक में जन्मजात भाषा को सीखने की प्रवृत्ति होती है, बड़ों का अनुकरण करके ही भाषा को सीखता है एवं धीरे धीरे प्रयास करता है भाषा में कुशलता को प्राप्त कर लेता है, ठीक है। तो बच्चा क्या करता है, धीरे धीरे मतलब प्रैक्टिस के दौरान वह भाषा में सफलता प्राप्त कर लेता है, भाषा में कुशलता प्राप्त कर लेता है। लैंग्वेज इज ए सिम्बॉलिक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। भाषा संप्रेषण का चिन्हात्मक साधन है। भाषा एक सांकेतिक साधन है जिससे विचारों भावनाओं के अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जब भाषा लिपिबद्ध रूप में प्रयोग किया जाता है तो कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है जो वर्णमाला की ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसे इस तरह समझा जा सकता है कि भाषा की प्रक्रिया के अंतर्गत पहले विचार, फिर उन्हें व्यक्त कर हेतु स्वर चिन्ह और अंत में स्वर चिन्हों के प्रतीक लिपि चिन्ह। मतलब कि इनमें क्या होता है कि पहले हमारे विचार होते हैं, फिर उन्हें व्यक्त करने के लिए हम स्वरों का यूज़ करते हैं, अंत में हम स्वर चिन्हों के लिए प्रतीक लिपि चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो भाषा परिवर्तनशील एवं गतिशील है। लैंग्वेज इज चेंजेबल एंड डायनामिक। किसी भी भाषा का विकास उसी प्रकार होता है जैसे बालक का विकास होता है, मतलब कि भाषा का विकास भी बालक के विकास की तरह ही होता है। भाषा आगे बढ़ती है और मानव भी विकास के पथ पर इसके साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चलता रहता है। समय के अनुसार भाषा में नए नए शब्द मिलते रहते हैं, इसलिए भाषा चिर परिचित रूप में ही नहीं रहती, इसमें धीरे धीरे परिवर्तन होते रहते हैं। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली हिंदी एवं आधुनिक हिंदी आदि इसी परिवर्तन का परिणाम है।
मतलब भाषा के अंदर भी क्या होता है, चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। पहले भाषा के अंदर जो वर्ड्स थे, उनके अंदर और नए नए वर्ड्स ऐड ऑन हुए हैं, ठीक है। उनके सिमिलरिटीज वर्ड भी ऐड ऑन किए गए हैं, ठीक है। डिसिमिलरिटी वर्ड भी ऐड ऑन हुए हैं, जैसे कि अपोजिट वर्ड्स हम बोल सकते हैं जिनको। तो भाषा के अंदर भी चेंजेस होते रहते हैं, जैसे कि बालक का विकास होता रहता है, ऐसे ही भाषा का भी विकास होता रहता है, उनमें भी चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। भाषा में विभिन्नता का गुण होता है। लैंग्वेज हैज़ ए क्वालिटी ऑफ डाइवर्सिटी। जिस प्रकार विभिन्न व्यक्तियों के मध्य शारीरिक विभिन्नता, जातीय विभिन्नता एवं भौगोलिक विभिन्नता होती है, उसी प्रकार उनके भाषा साधन, साध्य और वातावरण के भिन्न होने पर उनकी पारंपरिक भाषा भी भिन्न होती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एरियाज़ के अकॉर्डिंग बच्चे क्या करते हैं, बोलते हैं, अपनी भाषा का उपयोग करते हैं, ठीक है। जैसे कि गाँव के लोगों की भाषा आपने देखी होगी, हरियाणा के लोगों की देख सकते हो, पंजाब के लोगों की देख सकते हो। सभी की भाषा के अंदर क्या होते हैं, एरियाज़ के अकॉर्डिंग उनमें चेंजेस पाए जाते हैं। इन्हीं विभिन्नताओं के कारण ही भाषा के विभिन्न रूपों एवं बोलियों का अस्तित्व है। मतलब कि इन्हीं के कारण ही, मतलब कि हर एक जगह की जो बोली है वो अलग है, भाषा है वो अलग है, ठीक है। जैसे पंजाब की मैंने अभी आपको बोला, हरियाणा की बोला, राजस्थान की बोला, तो इन्हीं के कारण ही क्या है, भाषा का भी अस्तित्व है। भाषा भी तभी है ना जब यहाँ बोली जाएगी। अगर यहाँ बोली ही नहीं जाएगी, हर जगह एक ही लैंग्वेज बोली जाएगी, तो इन लैंग्वेज का कोई भी यूज़ नहीं होगा, इनका कोई भी अस्तित्व नहीं होगा। तो इन्हीं के कारण ही अलग अलग स्टेट्स के अंदर, अलग अलग राज्यों के अंदर जो भाषा बोली जाती है, इन्हीं के कारण ही इनका अस्तित्व है, ठीक है। भाषा जटिलता से सहजता की ओर बढ़ती है। लैंग्वेज एडवांसेस फ्रॉम कॉम्प्लेक्सिटी टू ईज। मनुष्य सहज रूप से रहना पसंद करता है, वह कम से कम प्रयास के द्वारा अधिक से अधिक परिणाम प्राप्त करना चाहता है। ये तो हर कोई चाहता है कि उन्हें कोशिश कम करनी पड़े और अच्छे सफलता उन्हें जल्दी प्राप्त हो जाए, ठीक है। प्रयत्न की अपेक्षा सरलता पूर्वक उच्चारण करना मानव की भाषा को जटिलता से सरलता की ओर ले जाता है। कोशिश की अपेक्षा यानी कि सरलता से जो हम उच्चारण करते हैं, मानव की भाषा को जटिलता से सरलता की ओर ले जाता है, ठीक है। तो आगे है, भाषा मूर्त से अमूर्त की ओर जाती है। लैंग्वेज प्रोग्रेसेस फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। भाषा अपनी मूर्त तथ्यों को व्यक्त करने का माध्यम है। यह अपेक्षाकृत स्थूल तथ्य होते हैं। भाषा गतिशील होने के कारण इतने सक्षम हो जाते हैं कि वह अमूर्त विचारों को भी व्यक्त करने लगते हैं। मतलब कि जो हमारे अमूर्त विचार होते हैं ना, उनको भी व्यक्त करने लगती है, ठीक है। लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन यूसेज। भाषा प्रयोगों पर आधारित है। भाषा का जितना अधिक प्रयोग होगा उतना ही अधिक विकास होगा। ऑब्वियसली जितना ज़्यादा हम किसी चीज़ का यूज़ करते हैं उतना ही ज़्यादा उनका डेवलपमेंट होता रहता है, चाहे फिर वह भाषा की ही बात क्यों ना हो, ठीक है। निरंतर प्रयोग से भाषा समृद्धशाली होती चली जाती है। निरंतर जब हम रेगुलरिटी के अंदर, कंटिन्यूटी के अंदर इसका प्रयोग करते हैं तो भाषा क्या होती रहती है, समृद्धशाली होती रहती है, ठीक है। जैसे जैसे समाज में परिवर्तन आता है वैसे वैसे नए विचार, शब्दावली प्रयोग में आने लगते हैं। लैंग्वेज इज एसोसिएटेड विद ट्रेडिशंस। भाषा परंपराओं से जुड़ी हुई होती है। भाषा एक ही दिन में अस्तित्व में नहीं आती। ऑब्वियसली कोई भी चीज़ है वो एक दिन में तो अस्तित्व में नहीं आती। अब मैंने अपना चैनल क्रिएट किया, मुझे कितना टाइम हो गया चैनल क्रिएट किए, पर ये तो नहीं है ना कि एक ही बार में मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। सेम ही यही चीज़ है कि भाषा के एक ही दिन में अस्तित्व में नहीं आते, अपितु इसका विस्तार और एवं विकास जो होता है वो एक क्रम में होता है। मतलब कि कॉन्टिन्यूटी एक सीक्वेंस के अंदर होता है। जैसे कि कोई भी आप ले लो, प्रोग्रेस करते हो आप, क्लासेस आपने पढ़ी है, ऐसा तो नहीं है ना आपने डायरेक्ट बीएड कर ली। एक सीक्वेंस के अंदर किया, पहले आपने फर्स्ट सेकंड 10th तक किया, फिर +2 किया, फिर आपने ग्रेजुएशन किया, दैन उसके बाद आपने बीएड किया। तो एक सीक्वेंस के अंदर आपने ये चीज़ की है, ठीक है। तो भाषा भी क्या है, एक सीक्वेंस में होता है। इसका भी विकास जो होता है, नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से भाषा सीखती है और उसे व्यवहार में लाती है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक भाषा के स्वरूप में परिवर्तन होता रहता है, चाहे वह पूर्ण रूप से न बदले, चाहे वह पूरी तरह न बदले, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। परिवर्तन होता रहता है, समाज की परंपराओं में परिवर्तन होते रहते हैं, जिसके कारण भाषा में भी परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक है। भाषा संस्कृति एवं सभ्यता को उजागर करती है। लैंग्वेज एक्सपोजेज कल्चर एंड सिविलाइजेशन। मनुष्य अपने समाज से ही भाषा को ग्रहण करता है और किसी भी सभ्यता का परिचय मनुष्य की भाषा ही देती है, क्योंकि भाषा के माध्यम से ही व्यक्ति सभ्यता के अमूल्य पाठ पढ़ पाता है एवं सुसंस्कृत होता है।
जैसे हरियाणा वासी की भाषा में उनका स्वाभिमान एवं जुझारूपन झलकता है और लखनऊ की भाषा में वहाँ का सलीका नज़र आता है। मतलब कि जो भाषा होती है, भाषा के द्वारा ही हम लोगों को पहचान लेते हैं कि वो कहाँ के रहने वाले हैं, उनकी सभ्यता कैसी है, ठीक है। उनका जो बिहेवियर होता है वो भाषा के थ्रू ही बाहर आ जाता है, ठीक है। तो हमें ज़्यादा टटोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि ये जो बंदा है ये कौन से वाले स्टेट का है, ठीक है, कौन सी भाषा का है, कौन सी कास्ट का है, ठीक है। तो हमें उसकी भाषा से ही आइडिया लग जाता है। भाषा एक कला है। लैंग्वेज इज एन आर्ट। ऑब्वियसली भाषा तो एक कला ही है ना, देखा जाए तो अन्य कलाओं की तरह भाषा का ज्ञान प्राप्त करना भी एक कला ही होता है। जिस प्रकार किसी भी कला को सीखने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार भाषा में कुशलता पाने के लिए भी निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है, चाहे वह मौखिक भाषा हो या लिखित भाषा, ठीक है। इसमें तो मेरे को लगा नहीं कि कुछ भी समझाने वाला था, इतना डीपली मैंने इसलिए आपको समझाया भी नहीं है। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ आती इतना समझाने के बाद, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि हाँ जी आपको ये वाला जो पॉइंट है ये नहीं समझ आया है, जो भी है वो नहीं समझ आया। और वैसे मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप भी अपना बना रखा है, तो अगर आपको कोई भी डाउट रहते हैं तो आप अपने वहाँ पे भी क्लियर कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं आपके वहाँ पर सारे ही डाउट्स लेती हूँ, ठीक है। तो कोशिश मेरी यही रहती है कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर भी शेयर करें, तो वहाँ मैं आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड करवा दूँ, ठीक है। जिससे आपको इधर उधर कहीं जाना ही ना पड़े, कहीं भी अदर चैनल पे आपको ना ढूंढना पड़े। आपको कोई भी मटेरियल चाहिए, चाहे मैंने वो वीडियो अपलोड की है नहीं की है उसको छोड़ दीजिए। मैंने आपको बताया हुआ है कि मैंने MSc मैथ्स का और बीएड का जितना भी मटेरियल है वो मैंने सारा प्रोवाइड करना है, और जल्दी मैं अपना एक और नया चैनल भी क्रिएट करने वाली हूँ। तो सो प्लीज़ गाइज, जैसा आप इस चैनल को प्यार देते हैं वैसे ही मेरी टेलीग्राम ग्रुप को भी प्यार दीजिए, और भर भर के प्यार दीजिए, और अपने आपके लिए भी बेनिफिट है और इससे मेरे को भी बेनिफिट है, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर लव। जितना लव आपने मेरे को अभी तक दिया है उसके लिए थैंक यू सो मच। चलिए कंटिन्यू करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। भाषा मानव विकास का सर्वश्रेष्ठ साधन है। मनुष्य का व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन भाषा की नींव पर ही टिका हुआ है, क्योंकि भाषा ही मानव को अज्ञानता के अंधकार से निकालकर ज्ञान, सत्य, विवेक और सदाचार के प्रकाश पर अग्रसर करती है। भाषा के महत्व को इस प्रकार दर्शाया गया है। मीन्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। ज्ञान प्राप्ति का साधन। भाषा क्या है? ज्ञान प्राप्ति का साधन है, ठीक है। मानव एक जिज्ञासु प्रवृत्ति का प्राणी है। वह इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए सुनता, सोचता एवं बुद्धि का प्रयोग करता है। इन सब कार्यों के लिए भाषा की आवश्यकता होती है, ठीक है। भाषा के बिना ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। भाषा से ही प्राचीन ग्रंथों का ज्ञान लिपिबद्ध रूप में सुरक्षित हुआ है, यानी कि लिखित रूप में, ठीक है। इसी प्रकार नवीन ज्ञान को आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है, जिससे वे स्वयं को एक भारे विश्व को जान सकेंगे, ठीक है। तो जितना जितना मैंने आपको इधर निशान भी लगा रखे हैं कि आपने इतना ही करना है, और ओवरऑल आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है जितना मैं आपको करवाती हूँ, ठीक है। तो उससे बाहर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं इतना सफिशिएंट नहीं है, आपकी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, आपके एग्ज़ाम के जो मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग, जो क्वेश्चन के मार्क्स है उसी के अकॉर्डिंग, तो आप मुझे बता देना, मैं आपको और भी लेंथी करवा सकती हूँ, ठीक है। बट मुझे जितना लगता है ये 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग मैं आपको करवाती हूँ। अगर आपका 20 मार्क्स का आता है, वैसे ऐसा कभी हुआ नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम 16 मार्क्स का ही वन क्वेश्चन रहा है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं और भी लेंथी करना है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। हेल्पफुल इन बिल्डिंग इफेक्टिव पर्सनैलिटी। प्रभावशाली व्यक्तित्व निर्माण में सहायक। मनुष्य अपने विचारों एवं भावों को भाषा के माध्यम से ही व्यक्त करता है। भाव एवं विचार ही व्यक्तित्व की पहचान होती हैं, ठीक है। विचारों की अभिव्यक्ति में सक्षम व्यक्ति को ही सामाजिक दृष्टि से प्रभावशाली समझा जा सकता है। भाषा कुशल एवं एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों अपेक्षाकृत अधिक अभिव्यक्ति सक्षम देखा गया है। तो मतलब कि भाषा क्या होती है, देखो अगर हम अपने विचारों को अच्छी तरह से व्यक्त कर पाते हैं तो उसका मेन मोटिव क्या होता है, मेन क्या जरिया क्या होता है, भाषा होती है, ठीक है। तो भाषा के द्वारा ही हम में क्या होता है, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, ठीक है। एक हमारी जो पर्सनैलिटी है वो इफेक्टिव बनती है। हेल्पफुल इन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। ऑब्वियसली देखो हेल्पफुल तो है ही, क्योंकि हम भाषा के द्वारा ही अपने जो विचार होते हैं उनको एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, चाहे वह व्यापार के अंदर हो, चाहे वह हमारी डेली रूटीन
की लाइफ के अंदर हो, चाहे स्टूडेंट लाइफ में हो, चाहे टीचर लाइफ में हो, ठीक है, कोई भी लाइफ में हो, टीचर स्टूडेंट लाइफ में हो, ठीक है। तो ये क्या होता है, भाषा का मनुष्य के साथ एक अटूट संबंध है। ये उसके विचारों और भावों को प्रकाशन का सशक्त साधन है। पारिवारिक स्तर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के सभी कार्य भाषा के माध्यम से ही उत्पन्न होते हैं। भाषा के द्वारा ही हम अपने एवं दूसरों के विचारों एवं भावनाओं को संकलन करके लिखित रूप के माध्यम से सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आपको इस पॉइंट में कोई भी दिक्कत आएगी। मुझे जहाँ लगेगा कि आपको ये पॉइंट समझाने की नीड है, मैं आपको वहीं पर ही एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि ऐसे जो हमारी वीडियोज़ हैं वो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाती है, ठीक है। तो और इससे आप भी बोर हो जाओगे अगर मैं आपको ईजी से टॉपिक को ही समझाने लग गई बार बार, तो ठीक है। तो मुझे जहाँ जहाँ लगता है कि नहीं यहाँ आपको बताने की नीड है, तो मैं आपको वहीं पर ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। दैनिक जीवन में व्यवहार कुशल बनाने में सहायक, हेल्पफुल इन मेकिंग बिहेवियर एफिशिएंट इन डेली लाइफ। मनुष्य की भाषा ही उसके व्यवहार को दर्शाती है। भाषा के अभाव में मनुष्य का व्यक्तित्व एवं सामाजिक जीवन अभिशाप बन जाएगा, क्योंकि भाषा के माध्यम से वह अपनी आवश्यकताओं को प्रकट करता है, दूसरों की भावनाओं को समझता है। भाषा के माध्यम से ही समाज में सम्मान एवं गौरव को प्राप्त करता है, ठीक है। मतलब कि अपने जो दैनिक जो डेली नीड्स हैं, बच्चा कोई भी हो, चाहे व्यक्ति कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, तो अपनी डेली नीड्स को पूरा करने के लिए, अपनी डेली नीड्स को फुलफिल करने के लिए, अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, अपने विचारों को प्रेजेंट करने के लिए उसे क्या करना पड़ता है, भाषा का यूज़ करना पड़ता है। तो भाषा के बिना हमारे जीवन की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ठीक है। हेल्पफुल इन नेशनल इंटीग्रेशन, भाषा के जन सामान्य के बीच विचारों के आदान प्रदान एवं विचार विनिमय का एक सशक्त साधन है, जो सभी देशवासियों को एकता के सूत्र में पिरोती है। हर देश की कोई ना कोई भाषा होती है जो उस देश की सभ्यता एवं संस्कृति को प्रतिबिंबित करते हैं, यानी कि दर्शाती है, ठीक है। चिंतनशीलता में सहायक, हेल्पफुल इन रिफ्लेक्टिविटी, भाषा की आवश्यकता केवल संप्रेषण के लिए ही नहीं होती। संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन, ठीक है। वर्णन, चिंतन, मनन के लिए भी अत्यंत आवश्यक होती है। आज के तकनीकी युग में जितनी तेजी से प्रगति हो रही है वह भाषा के माध्यम से ही चिंतनशीलता का सुपर परिणाम है। यह नए विचारों के परिमार्जन, परिवर्तन एवं परिवर्धन में सहायक है। सोचना, तर्क करना, विचार करना सभी भाषा के द्वारा ही संभव होता है। मतलब कि ये केवल यही नहीं है कि मैंने आपसे बात कर लिया, आपने मुझसे बात कर लिया, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। इसके द्वारा ही हम चिंतन मनन कर पाते हैं, नए नए विचारों को सोच पाते हैं, ठीक है, तर्क वितर्क कर पाते हैं। तो ये सब कुछ भाषा के द्वारा ही संभव होता है। खाली ये नहीं होता कि हमने बात कर ली एक दूसरे से, ठीक है। भाषा के द्वारा और भी बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, संस्कृति एवं सभ्यता के संरक्षण में सहायक, भाषा के द्वारा ही किसी भी राष्ट्र की संस्कृति एवं सभ्यता को संरक्षित किया जा सकता है, मतलब कि सुरक्षित किया जा सकता है। हमें हमारे पूर्वजों से वेदों, ग्रंथ एवं शास्त्रों की बहुमूल्य धरोहर भाषा के द्वारा ही माध्यम से ही प्राप्त हुई है, ठीक है। भाषा केवल मात्र संस्कृति एवं सभ्यता का संरक्षण ही नहीं करती, बल्कि अपितु का मतलब होता है बल्कि उसके विकास में भी अपना योगदान देती है, मतलब कि उसको बढ़ाती है, उसका डेवलपमेंट करती है। भाषा विश्व संस्कृति का भी सृजन करती है, जिससे ऐसा मंच निर्मित होता है जिससे अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास होता है। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट, लोकतांत्रिक विकास में सहायक। लोकतंत्र विश्व की सर्वप्रिय शासन प्रणाली है, क्योंकि इस शासन प्रणाली के अंतर्गत सद्भावना एवं सहयोग रूपी मानवीय तत्व पाए जाते हैं। लोकतंत्र की सफलता में लोगों का पारस्परिक विचार विनिमय आवश्यक होता है। लोकतंत्र में सभी को समान अभिव्यक्ति का अधिकार प्राप्त होता है। लोकतंत्र विश्व की सर्वप्रिय शासन प्रणाली, क्योंकि इस शासन प्रणाली के अंतर्गत सद्भावना और सहयोग रूपी मानवीय तत्व पाए जाते हैं। मतलब कि हमारे क्या होता है, सहयोग किया जाता है लोगों का, ठीक है, सहयोग रूपी तत्व पाए जाते हैं, मानवीय तत्व पाए जाते हैं। लोकतंत्र की सफलता में लोगों का पारस्परिक जो विचार होता है विनिमय आवश्यक होता है, मतलब कि लोगों का आपस में बात करना बहुत जरूरी होता है लोकतंत्र के अंदर, ठीक है। लोकतंत्र में सभी को समान अभिव्यक्ति का अधिकार होता है, मतलब कि सभी की जो अभिव्यक्ति होती है, जो सभी लोगों को समान अधिकार होता है कि वो अपने विचारों को व्यक्त कर पाए, ठीक है। लोकतंत्र में क्या होता है कि ये तो नहीं है ना कि अकेला ही बंदा लोकतंत्र को हैंडल करता है, ठीक है। मतलब लोकतंत्र में तो बहुत सारे बंदे होते हैं, ठीक है, मतलब कि बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, और जो सभी मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है, और सभी को अपने विचार प्रेजेंट करने का, विचार रखने का समान अधिकार होता है।
हेल्पफुल इन अटेनमेंट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा प्राप्ति में सहायक। शिक्षा, भाषा का शिक्षा से गहरा संबंध है। यह कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगा, यानी कि गलत नहीं होगा कि दोनों एक दूसरे के पूरक है। भाषा का महत्व केवल बौद्धिक विकास में ही नहीं बल्कि चारित्रिक विकास में भी होता है। शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य विचार विमर्श के आदान प्रदान भाषा के माध्यम से ही संभव होता है। ठीक है। हेल्पफुल इन फन एंड एंटरटेनमेंट, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति रोटी, कपड़ा और मकान द्वारा की जाती है, परंतु भावनात्मक आवश्यकताओं के लिए आनंदमय जीवन होना बहुत जरूरी होता है। मनुष्य कविताएं, कहानियां, नाटक, उपन्यास पढ़कर लौकिक आनंद की प्राप्ति करते हैं। जैसे कि आजकल तो टीवी वगैरह चल पड़े हैं, ठीक है, तो एलईडी टीवी, जो फ़ोन वगैरह होते हैं उनके अंदर भी बच्चे क्या करते हैं, जो भी चीज़ देखते हैं वो भाषा के द्वारा ही हम समझते हैं। ठीक है, और भाषा के द्वारा ही वे लोग प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो भाषा क्या होती है, भाषा के द्वारा ही नाटक, उपन्यास, कहानियाँ, कविताएं आदि लिखी जाती हैं। तो इन्हीं को ही पढ़कर क्या करते हैं लोग, अपना एंटरटेनमेंट करते हैं। रायबर्न ने भी कहा है, भाषा आनंद, प्रसन्नता एवं ज्ञान का साधन है। मतलब कि भाषा के द्वारा हम आनंद लेते हैं, प्रसन्नता प्राप्त करते हैं और ज्ञान को अर्जित करते हैं। ठीक है, तो उसका एक साधन है भाषा। तो आप भाषा के तो यूजेस कितने ज़्यादा हैं वो तो बताने की नीड ही नहीं है, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं, अब मैं आपको करवा रही हूँ तो ये भी एक भाषा ही है। भाषा के द्वारा ही मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, मैं अपना लेक्चर जो है वो हिंदी में प्रेजेंट कर रही हूँ। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो बीच बीच में इंग्लिश के वर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज़ लैंग्वेज। ठीक है, तो लैंग्वेज के थ्रू ही हम अपने जो कम्युनिकेट हैं उसको कर पाते हैं, अच्छा इम्पैक्टफुल कम्युनिकेशन हम कर पाते हैं। ठीक है, तो भाषा के तत्व। नेक्स्ट है भाषा के तत्व, कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा के मुख्य रूप से दो तत्व होते हैं, आइडियाज़ और विचारों। आइडियाज़ यानी कि विचार, और विचारों के अभिव्यक्ति करने वाले सार्थक ध्वनि संकेत, मीनिंगफुल साउंड सिंबल्स दैट एक्सप्रेस आइडियाज़। पहला हम देखते हैं आइडियाज़। विचार भाषा का महत्वपूर्ण आधार है, इसके बिना भाषा का अस्तित्व संभव नहीं है। सही मायने में विचारों को व्यक्त करने के लिए भाषा की ही आवश्यकता पड़ती है। मानव जितना विचारशील होता है उतनी भाषा उसकी संशोधित संवादित होती रहती है। ठीक है, लेकिन विचार क्या होते हैं, विचार और भाषा का तो मतलब कि तालमेल है ही। ठीक है, तो विचार जो होते हैं वो हम भाषा के द्वारा ही अपने एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो आगे है मीनिंगफुल साउंड सिंबल्स। विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए ध्वनि संकेतों का प्रयोग किया जाता है। इन संकेतों द्वारा ही विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। ध्वनि संकेतों के लिए निम्नलिखित का होना बहुत आवश्यक है। निम्नलिखित यानी कि जो आगे इसके सब पॉइंट्स हैं इनका होना बहुत जरूरी है। सिग्निफिकेंस ऑफ साउंड सिंबल्स, ध्वनि संकेतों की सार्थकता। ध्वनि संकेत अनेक प्रकार के हो सकते हैं, परंतु सभी संकेत सार्थक हो यह जरूरी नहीं है। पशु पक्षियों के ध्वनि रूप में संकेतों के निरर्थक माने जाते हैं। जो पशु पक्षी की जो ध्वनि होती है उनको निरर्थक माना जाता है, उनके संकेतों को निरर्थक माना जाता है, क्योंकि वह साधारण लोगों की समझ से बाहर होते हैं, क्योंकि वह हमें समझ नहीं आते, इसलिए इन्हें सार्थक नहीं कहा जा सकता। सार्थक ध्वनि संकेत वह है जो जिन्हें सब लोग आसानी से समझ जाएं। ठीक है, क्लैरिटी ऑफ साउंड बी पॉइंट है ये इसका सब पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ मीनिंगफुल साउंड सिंबल्स के। तो क्लैरिटी ऑफ साउंड है इसका बी पॉइंट। ध्वनि संकेतों को ध्वनि यंत्र द्वारा उच्चारित करना ही प्राप्त नहीं होता, बल्कि उनका स्पष्ट और बोधगम्य होना बहुत जरूरी है। मतलब ये नहीं है कि हमने कुछ पे बोल दिया, ठीक है, उसका मतलब कोई मीनिंग भी होना चाहिए। ठीक है, वो क्लियर होनी चाहिए। जब तक कोई ध्वनि संकेत समझ में न आएंगे तब तक उन ध्वनि संकेतों के समूह को भाषा नहीं कहा जा सकेगा। ठीक है, उन्हें भाषा नहीं कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसका थर्ड पॉइंट, सब पॉइंट है ये भी इसका, सोशल कंसिस्टेंस, सामाजिक सर्वमान्यता। शब्दों के प्रतीक चिन्हों के संकेतों का अर्थ सामाजिक मान्यता द्वारा ही ग्रहण किया जा सकता है। समाज द्वारा कुछ चिन्हों का निश्चित अर्थ निर्धारित कर लिया जाता है, इसलिए सार्थक ध्वनि संकेत समूह का अर्थ ग्रहण करना सामाजिक सर्वमान्यता पर निर्भर करता है। यानी कि जो समाज होता है वो कुछ संकेतों को बना लेता है, ठीक है, उन्हें मान्यता दे देता है, तो उन्हीं को ही हम अगर ग्रहण करते हैं तो उन्हें सामाजिक सर्वमान्यता पर निर्भर करता है। मतलब कि जो भी चीज़ हम ग्रहण कर रहे हैं वो सामाजिक रूप से सर्वमान्य है या नहीं। ठीक है, तो उसी के ऊपर डिपेंड करता है।
आगे है लैंग्वेज इज रूल ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम। मेन जो हमारा टॉपिक होता है वो यहाँ से ही स्टार्ट होता है। पहले हमने मीनिंग किया है, उसकी यूसेज किए हैं, ठीक है, कंपोनेंट्स किए हैं, बट कई बार क्या होता है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रही हूँ कि अगर यहाँ से भी आता है तो भी हमने स्टार्टिंग से जितना मैंने अभी तक आपको कराया वो आपने करके आना है, क्योंकि तब तक आपके क्वेश्चन की जो लेंथ है वो नहीं बन पाएगी। तो मैं आपको ओवरऑल जब भी करवाती हूँ मैं आपको पूरा पूरा टॉपिक कंप्लीट करवाती हूँ कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो पूरा टॉपिक ही 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग प्रिपेयर हो जाए। हर वीडियो में मैंने आपको 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही टॉपिक करवाया हुआ है। लैंग्वेज इज ए रूल गवर्न सिस्टम। भाषा एक नियमित प्रणाली है। भाषा मनोभावों को प्रकट करने और विचारों का आदान प्रदान करने का एक सर्व सार्थक और सशक्त साधन है। इसके लिए भाषा का सर्वमान्य रूप आवश्यक है, जिसे मानक भाषा का नाम दिया जाता है। परंतु मानक भाषा का रूप तभी संभव है जब वह कुछ सिद्धांतों और नियमों से बंधी हुई हो। बिना नियमों की भाषा अस्त व्यस्त हो जाएगी और हर व्यक्ति की भाषा अलग होगी तथा मनोभावों को प्रकट करने में समर्थ होते हुए भी समाज के अन्य व्यक्तियों के लिए निरर्थक होगी। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि भाषा क्या है, एक रूप बंधी हुई होनी चाहिए, नियमों से बंधी हुई होनी चाहिए। जब तक हम कोई भी नियम नहीं लगाएंगे भाषा के ऊपर तब तक वो क्या हो जाएगी, अस्त व्यस्त हो जाएगी, क्योंकि सभी लोगों की जो भाषा हो जाएगी वो अलग अलग हो जाएगी, एक भाषा नहीं रहेगी। वो सभी लोग अपनी अकॉर्डिंगली वर्ड्स का यूज़ करेंगे जिसका कोई भी मीनिंग नहीं रहेगा, वो निरर्थक हो जाएगी। इसलिए भाषा के सर्वमान्य रूप को बनाए रखने के लिए भाषा का नियमबद्ध होना बहुत जरूरी होता है। मतलब कि भाषा को क्या है, एक नियमबद्ध होना चाहिए। भाषा के अंदर के नियम होने चाहिए। भाषा के नियम अथवा संरचना इस प्रकार है, ठीक है। ध्वनि, पहले आता है साउंड। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, इसके बिना भाषा की कल्पना ही नहीं की जा सकती। अंग्रेजी में फोनेटिक्स अथवा फोनोलॉजी शब्द का प्रयोग होता है जो ग्रीक शब्द फोन से निर्मित है। ध्वनि अध्ययन के 3 पक्ष होते हैं, प्रोड्यूसर, मीडियम, रिसीवर। प्रोड्यूसर क्या होता है, जो उत्पादक होता है, ठीक है। मीडियम जो जिसके थ्रू भाषा बोली जा रही है, मतलब कि कौन सी भाषा, क्या मीडियम है, ठीक है। रिसीवर जो उसे प्राप्त करता है। उत्पादक, पहले हम देखते हैं, ध्वनि को उत्पन्न करने वाले व्यक्ति को उत्पादक कहते हैं। श्रोता को संग्राहक कहा जाता है जो ध्वनि को ग्रहण करता है। जो भी ध्वनि को सुन रहा है उसे संग्राहक कहा जाता है, ठीक है। संवाहक वह माध्यम होता है जो ध्वनि को उत्पादन में से संग्राहक तक पहुंचाता है एवं मुख्यतः वायु तरंगों के रूप में होता है। ध्वनि के सार्थक एवं निरर्थक दो रूप होते हैं, परंतु भाषा विज्ञान में केवल सार्थक ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि के शुद्ध ज्ञान के बाद ही लेखन को सबल आधार मिल पाता है। हम भाषा की ध्वनियों का अध्ययन करते हैं तो 2 मुख्य वर्ग सामने आते हैं, स्वर और व्यंजन। ये तो आपने भी पढ़ा होगा, ठीक है, हिंदी में। और हमारी जो इंग्लिश रहती है 10th तक, +2 तक, तो उसमें भी आपने देखा होगा, ठीक है। स्वर क्या होते हैं, वोवल्स। भाषा की ऐसी ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में कोई अवरोध नहीं होता, अर्थात इनके उच्चारण में फेफड़ों से आने वाली वायु बिना रुकावट अथवा नाक से बाहर आती है। विभिन्न भाषाओं में स्वर ध्वनियों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। जैसे हिंदी में 11 व अंग्रेजी भाषा में 5 ध्वनियाँ होती हैं। अंग्रेजी में तो हमें पता ही है A E I O U, ठीक है। तो ये जो स्वर होते हैं ये वोवल्स होते हैं, ठीक है। कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं इंग्लिश भाषा के अंदर सारे अलग अलग होते हैं। जैसे कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर ध्वनियों का सहयोग अनिवार्य हो और जिनके उच्चारण में फेफड़ों से आने वाली वायु मुख के किसी भाग में अवरुद्ध हो एवं कुछ घर्षण के साथ बाहर निकले, तो ऐसी ध्वनियों को व्यंजन ध्वनि कहते हैं, ठीक है। आगे है वर्ड। इसमें आपने ज़्यादा कोई डिफाइन नहीं करना है क्योंकि ये हमारी कोई इंग्लिश या हिंदी नहीं है जिसके अंदर हम पूरा डिटेल में लिखे। बस आपने बताना है कि जो नाक से ध्वनियाँ आती हैं उन्हें वो वोवल्स कहा जाता है बिना किसी अवरोध के, और जिसमें कोई अवरोध क्रिएट होता है उसे कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है, ठीक है। तो आपने सिर्फ नॉर्मली जो लाइन्स हैं वो लिखनी है, ऐसा नहीं है कि आपने पूरा डिटेल में विद एग्जाम्पल के साथ लिखना है, नो, ठीक है। आगे है हमारा सेकंड पॉइंट है, ये जो हमने किए ये भी हमने जो हमारा फर्स्ट था साउंड्स उसी के अंदर ही हमने किए हैं ये, ठीक है। पहले हमने प्रोड्यूसर, मीडियम, रिसीवर ये किया था, उसके बाद हमने इसे के आगे जो सब पॉइंट्स थे उनको डिटेल में डिस्कस किया था। फॉर एग्जांपल वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स को हमने अभी डिस्कस किया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो सेकेंड पॉइंट है साउंड्स के बाद वो आता है वर्ड स्ट्रक्चर। भाषा की सबसे छोटी स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई को शब्द कहा जाता है। शब्द, एक जो शब्द होता है वो सार्थक इकाई को शब्द कहा जाता है। शब्द संरचना में उपसर्ग, प्रत्यय एवं समास का अध्ययन किया जा सकता है। शब्दों का विभिन्न प्रकार से प्रयोग करना ही भाषा को जानना कहलाता है।
फ्रेज स्ट्रक्चर क्या होता है? जब पद संरचना, जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने के लिए व्याकरण की एक क्षमता प्राप्त कर लेता है तो उसे पद कहा जाता है। पद संरचना के अंतर्गत शब्दों के अलग अलग व्याकरण रूपों का अध्ययन किया जाता है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि। देखो पहले वर्ड के अंदर क्या होता है? उपसर्ग, प्रत्यय, हम इनको लेंगे क्योंकि इनके अंदर एक एक वर्ड लिखा जाता है, ठीक है। बट जब हम पूरे फ्रेज की बात करेंगे, पूरे स्ट्रक्चर की बात करें, पूरे फ्रेज स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तब हम क्या लेंगे? पूरा एक डिफाइन करेंगे, जैसे संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, क्रिया हो गया, मतलब कि एक पूरे किसी टॉपिक को लेके चलेंगे, ठीक है। सेंटेंस का मतलब तो आपको पता ही है कि लाइन, वाक्य है, ठीक है। भाषा की पूर्ण सार्थक एवं सहज इकाई को वाक्य कहा जाता है। वाक्य में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एक क्रिया अवश्य होती है। वाक्य को संरचना के आधार पर सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य के रूप में विभाजित कर सकते हैं। एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्यों में भी परिवर्तित किया जा सकता है। आगे है डिस्कोर्स स्ट्रक्चर। प्रोक्ति संरचना। भाषा की सबसे बड़ी इकाई प्रोक्ति है, जो एक पूर्ण अभिव्यक्ति करने वाली इकाई है। एक वाक्य के द्वारा पूर्ण अभिव्यक्ति संभव नहीं है। जैसे मेरे बहुत से मित्र हैं, नीरज मेरा प्रिय मित्र है, नीरज एमए का छात्र है, नीरज ने प्रथम श्रेणी में परीक्षा उत्तीर्ण की। ये चार अलग अलग वाक्य दिए गए हैं। प्रोक्ति का रूप मिलते ही भावों की अभिव्यक्ति स्पष्ट हो जाती है। प्रोक्ति के विभिन्न वाक्य भिन्न भिन्न अर्थ रखते हुए समग्रता का बोध रखते हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि भाषा नियमों पर आधारित प्रणाली है, जिसमें ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य, प्रोक्ति सबकी अपनी महत्वता है। भाषा एक ऐसी जटिल अमूर्त प्रणाली है जिसमें यदि एक बार नियम का पता चल जाए तो भाषा संरचना में कठिनाई नहीं होती। मतलब कि एक बार ही हमें देखना होता है। अब हमने एक बार हिंदी पढ़ी, एक बार इंग्लिश पढ़ी, ठीक है, स्टार्टिंग लेवल पर हमने वहाँ पे सारे रूल्स को देखा, ठीक है, तो हमें बाद में कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आती, बिकॉज हमें सारे रूल्स पता होते हैं। जस्ट हमने अपने जो टॉपिक को समझ के डिफ़ाइन करना होता है, ठीक है, अपने अकॉर्डिंगली हमने डिफ़ाइन करना होता है। अब आपको ये तो नहीं है ना कि आप एज इट एक एक लाइन को लिख के आते हैं, नो, ठीक है, ऐसा तो हमें याद भी नहीं होता और ये तो रट्टा माना जाता है, ठीक है। और एग्जामिनर को भी आपकी जो लैंग्वेज होती है उससे पता चल जाता है कि बच्चे ने समझ के लिखा है या फिर क्रैमिंग करके लिखा है, क्रैम करके लिखा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक बार ही हमें ज़रूरत पड़ती है नियमों को फॉलो करने की, देन बाद में जैसे जैसे हम थोड़े थोड़े बड़े होते रहते हैं वैसे वैसे हम नियमों को अपने आप, हमारे जो माइंड के अंदर है वो सेटअप हो जाती है चीज़, और हम अपने आप ही अपने अकॉर्डिंगली, अपने जो माइंड लेवल के अकॉर्डिंग हम अपने अकॉर्डिंग लिखते हैं, ठीक है, अपने जो भी टॉपिक है उसको डिफाइन करते हैं। तो आज का ये जो हमारा टॉपिक था ये यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर मैं आपको कराऊंगी रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी, आइडेंटिफाई पावर एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो ये वाला जो टॉपिक है ये हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दैन उसके बाद मैं आपको मल्टीलिंगुअलिज्म वाला भी करवाऊंगी। तो ये जितने भी मैं आपको टॉपिक्स करवा रही हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक बार मेरी वीडियो को देख लेते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको ये भी नहीं कहती कि आप बार बार मेरी वीडियोस को देखो, बिकॉज ये ऐसे वीडियो, ये ऐसा टॉपिक ही नहीं है कि इसको बार बार देखा जाए। जस्ट एक बार देखने से आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाता है, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को पहले सुनते हैं ना तो हम ज़्यादा अच्छे से कैच कर पाते हैं। हम जब खुद से पढ़ते हैं तो हमें वो बोरियत सा लगने लगता है, हमें इतना डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन जब हम एक बार किसी चीज़ को सुन लेते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा ईजी लगने लग जाता है। और ये चीज़ हमने खुद अपने साथ फॉलो, मतलब महसूस की है, रियलाइज़ किया है हमने अपने लेवल पर। जब हम थे, हम आपकी जगह थे, तब हमने भी ऐसा ही किया था। हम भी यूट्यूब पर जगह जगह सर्च करते थे और हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आती थी, क्योंकि कहीं पर भी मटेरियल नहीं होता था हमारे वाला जो बीएड का मटेरियल है, ठीक है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपको ऐसे कोई भी डिफ़िकल्टी को फेस ना करना पड़े। आपको एक ही चैनल पर हर एक जो टॉपिक है वो आपको प्रोवाइड हो जाए, ठीक है। और मैं आपको इतना ही कहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस, आई रिक्वेस्ट यू, मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड कमेंट सेक्शन में भी बताइए कि हाँ जी आपको अच्छी लगती है या नहीं लगती है, फिर तो हम कंटिन्यू करें। अगर आपको समझ ही नहीं आता मेरा करवाया हुआ, फिर करवाने का कोई भी बेनिफिट नहीं है, क्योंकि ऐसे हम भी अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं और आपका भी टाइम वेस्ट हो तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगता है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको सारे लेक्चर्स जो भी हैं वो आपको मिलेंगे, ठीक है। और जो आने वाला जो लेक्चर होगा वो भी मैं आपको वहाँ पर बताऊँगी कि कौन सा वाला लेक्चर आने वाला है, और जो भी नोट्स हैं वो आपको वहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे,
तो अगर अभी तक आपने मेरे लेक्चर को अगर मेरे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ अभी जाकर उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वो आपके लिए ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर लव सपोर्ट। थैंक यू सो मच।